हेलो मेरे यूपी के योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जानेंगे हम एक और वायरल पेपर सेट 5 जो हमारा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका पेपर कोड है 348 CL, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देखते हैं आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन जो है। सर्वप्रथम बहुविधीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें जो पहला बहुविधीय प्रश्न है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागकण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हल्के परागकण, ऑप्शन बी बेहतर अनावृत पुंकेसर, ऑप्शन सी बृहत एवं पिच वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी असंख्य बीजांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंख्य बीजांड। असंख्य बीजांड इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटेमिक अम्ल के निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मेथायोनिन, ऑप्शन सी बैलेन, ऑप्शन डी सेरीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन वैलिन। वैलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब आपको देखने को मिल जाएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ऑक्जेलिस ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार की पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उसका नाम बताइए। चलिए इसको देखते हैं। ऑक्जेलिस और कोमेलाइना दो प्रकार के पुष्प उत्पादन करते हैं, अमील अनुमील परागण। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, ख फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री जननतंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्री जननतंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग झालर है। झालर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल का वंशगत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं दो को लिखिए। मेंडल का वंशगत सिद्धांत निम्न कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। पहला कारण है संचार की सुविधाएं आज की जैसी रही थी। दूसरा, इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था जिसे जीव वैज्ञानिकों को समझ पाए थे। अगला क्वेश्चन है, नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएंगे, नत्रजन स्थिरीकरण के लिए एनालिना, नास्टाक, साइनोबैक्टीरिया के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखने मिल जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का कहा है, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण परीक्षार्थ संकरण द्वारा किया जाता है। जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस आप प्रभावित पीढ़ी के साथ करते हैं तो इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सहविलुप्तता किसी एक जात के लिए विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जात भी विलुप्त हो जाती है। इसी घटना को सहविलुप्तता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। देखिए ये चित्र जो है कुछ इस प्रकार से है, प्रतिरक्षी अणु का संरचना का चित्र ये है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है, लैक राजा लेक ऑफ रेन
ऑपेरॉन में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कूट लेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ई कोलाई में इन तीनों एंजाइम के जीन एक साथ क्रमशः सिस्ट्रॉन जे, सिस्ट्रॉन वाई एवं सिस्ट्रॉन ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जीनों को मिलाकर संरचनात्मक जीन भी कहते हैं। एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता में भी संबंध होता है। संरचनात्मक जीन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण जीन भी उपस्थित होता है। लैक आई जीन के नियंत्रण में लैक प्रतिनिरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये नियंत्रक जीन 3 प्रकार के नियामक जीन, प्रोत्साहक जीन एवं प्रचारक जीन होते हैं। जीनों के इस समूह को ही लैक ऑपेरॉन कहते हैं। यहाँ पे कुछ इसका जो है लैक ऑपेरॉन का चित्र बना गया है, आप इसको देख सकते हैं आपको भी अच्छे से। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखी है। जैविक खेती पर टिप्पणी लिखी। कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग न करके जीवाश जीवाश्म युक्त उर्वरकों जैसे राख, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है इसमें आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों? चलिए इसको देखते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है। अंडाशय से विकसित फल सप्त फल कहलाते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पक्रम के किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाते हैं, जैसे नाशपाती, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि। क्योंकि सेब में फल का निर्माण मांसल पुष्पासन से होता है, अतः इसे आभासी फल कहते हैं। सेब में खाद्य भाग पुष्पासन है, अंडाशय नहीं। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। इनमें परागण आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। चलिए अगला क्वेश्चन है गाय निलोडित बीज रिएक्टी की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बायोरिएक्टर। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए एवं अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर एंड या बायोरिएक्टर का विकास हुआ। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, जंतुओं, कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैविक उत्पादों जैसे एंजाइमों, पेस्टी आदि में परिवर्तित किया जाता है। बिलोडन स्ट्रिंग प्रकार का बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर है। बिलोडित हाउस बायोरिएक्टर यह बेलनाकार एवं इसका आधार घुमावदार होता है। आधार के घुमावदार होने के कारण अंदर रखी वस्तु को मिश्रित करने में सहायता मिलती है। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता व उसका मिश्रण होता है। इसमें एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, ताप नियंत्रण तंत्र आदि भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका चित्र दिया गया है साधारण बिलोडन हाउस बायोरिएक्टर और दंड बिलो हाउस बायोरिएक्टर जिसके द्वारा जीवाणु हवा के बुलबुलों का प्रवेश। इस प्रकार से आपको इसका चित्र देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं यह दो प्रकार का होता है, साधारण बिलोडन हाउस बायोरिएक्टर और दंड बिलोडन हाउस बायोरिएक्टर। इसमें जीवाणु विहीन हवा के बुलबुले प्रवेश किए जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहा है अन्य जनन के विवरणात्मक पार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे संरचना इसका बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु की प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। टीकाकरण जो वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों की प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है, इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योग डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन। यह सूक्ष्म सुइयों का उपयोग करके डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में डालकर पोषित कोशिका में उत्तम गुण के डीएनए को शामिल करने की क्रिया है। विद्युतीकरण यह वह क्रिया है जिसके द्वारा अच्छे गुण के डीएनए के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषित कोशिका की प्लाज्मा परत में क्षणिक छिद्र बनाए जाते हैं। जीन गन विधि यह एलियन डीएनए से लेफ्टी माइक्रो प्रोजेक्टाइल को लक्ष्य कोशिका में बहुत तेज वेग से बमबारी करने की तकनीकी है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को निम्न प्रकार प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया संभव ही नहीं है। ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता, प्रकाश की किस्म तथा प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कई पौधे पुष्पन के लिए अपनी प्रकाश आवधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर भी निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है वरणाद पिता की समान पुत्री का विवाह समान पुरुष से होने पर वरांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में होगी। वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक समान स्त्री का विवाह वरांध पुरुष के साथ करने पर इनके सभी पुत्र समान होंगे, परंतु स्त्रियां इस रोग की वाहक होंगी क्योंकि वरांध कारक जीन पुरुष के यक्ष लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। अतः किसी वरांध दंपत्ति स्त्री समान कोई बेटा एवं बेटी है तो इनके बीच समान दृष्टि का अनुपात 1:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जानवरों मवेशी और सोरों कुमार को उनकी अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन की किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जानवरों एवं सोरों को मारकर उनकी अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन जब मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है तो एलर्जी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य इन सीटू एवं वास्तव एक्स सीटू संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य संरक्षण इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जंतु विहार बनाए गए। भारत में लगभग 102 राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 अभ्यारण्य हैं। उत्स्थानीय संरक्षण इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनकी प्राकृतिक आवासों से हटाकर जंतु उद्यानों, वनस्पति उद्यानों एवं फील्ड बैंक आदि में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पर्धा एवं परजीविता के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्पर्धा विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश की ग्रहण करने हेतु हुई पारस्परिक क्रिया स्पर्धा कहलाती है। इसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों सदस्य प्रजातियां ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। अंतरजातीय स्पर्धा एवं शक्तिशाली बल है। उदाहरण के लिए फसली पौधों व खरपतवार के बीच जल, खनिज, लवण, स्थान, प्रकाश आदि हेतु होने वाली प्रतिस्पर्धा। फ्लामिंगो पक्षी व मछलियों के बीच साझे खाद्य जंतु प्लवक के
लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा। परजीविता विषम पोषी जीवधारी जो जीवित पोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं तथा यह घटना परजीविता कहलाती है। जैसे अधिकांश जीवाणु कवक आदि परजीवी अपना जीवन काल या उसका एक भाग पोषी के शरीर पर या उसके शरीर में पूरा करते हैं। जैसे कसकटा व जूजू खटमल मच्छर बाह्य परजीवी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किन्हीं दो में विभेद कीजिए। पहला है बीज पत्राधार बीज पत्रों परिक, दूसरा है परिभ्रूण कोश एवं फली, तीसरा है अध्यावरण एवं बीज चोल। चलिए इसका उत्तर देते हैं। बीज पत्राधार एवं बीज पत्रों परिक मूलांकुर व परांकुर के अतिरिक्त भ्रूणीय अक्ष के दो अन्य महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बीज पत्राधार व बीज पत्रों परिक भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर तथा अक्ष व बीज पत्रों के जुड़ने के स्थान के बीच में स्थित होता है बीज पत्राधार कहलाता है। दूसरे शब्दों में मूलांकुर बीज पत्राधार के ठीक नीचे स्थित होता है। बीजों के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में हुई अत्यधिक वृद्धि से बीज पत्राधार मूलांकुर को भूमि की सतह के नीचे ले आता है। इस प्रकार भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो अपरांकुर तथा भ्रूणीय अक्ष व बीज पत्र की जुड़ाव बिंदु के बीच स्थित होता है बीज पत्रोपरि कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अगला जो है पर भ्रूण पोष एवं फली। पर भ्रूण पोष यह बीज में केंद्रक बीजाणु के अवशेष बनता है। यह संरचना में शुष्क होता है या कुछ बीजों में पाया जाता है। उदाहरण काली मिर्च। फली फली यह परिपक्व डिम्ब ग्रंथ दीवार से बनता है। यह संरचना में मांसल या शुष्क दोनों होते हैं। यह सभी बीजों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आम। अगला उत्तर इसका अध्यावरण एवं बीज चोल। सबका यंत्र बता रहा है। अध्यावरण बीजांड का यह सबसे बाहरी आवरण है। इसकी कोशिकाओं की प्रकृति जीवित पतला एवं चिकना होता है। यह निषेचन की पूर्व की संरचना है। इसमें स्क्लेरिड्स अनुपस्थित होते हैं। बीज चोल। बीज चोल क्या होता है? बीज चोल बीज का सबसे बाहरी आवरण है। इसकी कोशिकाओं की प्रकृति मोटा एवं सख्त होती है। यह निषेचन के बाद की संरचना है। इसमें स्क्लेरिड्स उपस्थित होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है परतंत्र पर टिप्पणी कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। परतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जब हम किसी पादप समुदाय का अध्ययन करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले सभी दूसरे जीवीय व अजीवीय कारकों का भी अध्ययन करना होता है। यह संपूर्ण संरचना एक तंत्र की तरह कार्य करती है। अतः परितंत्र जैविक तथा अजैविक पदार्थों के योग को कहते हैं। वास्तव में यह संपूर्ण प्रकृति ही हो सकती है। बेहद रूप से संपूर्ण जीवनमंडल जिसमें पृथ्वी के जैवीय तथा अजैवीय अंश तथा भूगर्भीय रासायनिक एवं भौतिक लक्षण भी सम्मिलित कर लिए जाएं एक पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। इस पर भी पारिस्थितिक तंत्र छोटे बड़े अथवा क्षेत्रीय हो सकते हैं। इनका परिमाप या क्षेत्र निश्चित नहीं किया जा सकता। केवल सरलता के लिए किसी भी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के जैवीय तथा अजैवीय अंशों का जिसमें विभिन्न पदार्थों एवं ऊर्जाओं का प्रवाह सम्मिलित हो पारिस्थितिक तंत्र की तरह अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कुछ इस प्रकार से जो है संरचना बना है जो पारिस्थितिक तंत्र का। इसी अकॉर्डिंग ये क्या है पारिस्थितिक तंत्र जो है चल रहा है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम सीमित एवं निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध निश्चित नियमों के अनुसार गतिज संतुलन में रहता है और पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता
किसी पारिस्थितिक तंत्र की पूर्णता के लिए उसमें निम्नलिखित का होना आवश्यक होता है जो जो इसके सूत्रधार है। ऊर्जा स्रोत जिसका जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग कर सके, अजैविक पदार्थों की पर्याप्त उपस्थिति जिनका जीव उपयोग कर सके तथा इस प्रकार की विधियां जिनमें पदार्थों तथा ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह अबाध रूप से चल सके। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो ये रहा हमारा जो आज का वायरल पेपर, और मैंने बाखूबी इसका जो वायरल पेपर का पूरा सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।